हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर। आज हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। नाम है हमारा चैप्टर का आज का मैट्रिसेस। यानी आज हम लोग सारी बेसिक टॉपिक मैट्रिसेस के डिस्कस करेंगे और बच्चों आज की क्लास में मैट्रिक्स के सारे बेसिक्स पॉइंट्स को बताएंगे। बच्चों, जो हमारी बोर्ड बूस्टर की क्लास है आपसे पता है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ उन बेसिक टॉपिक्स को ही ले रहे हैं जो हमारे इस बार रिड्यूस सिलेबस के बाद आपके रिमेन्स टॉपिक्स हैं। तो सारा फोकस हमारा उन्हीं टॉपिक्स पे, क्योंकि बच्चों इस बार के जो क्वेश्चंस हैं वो रिमेनिंग टॉपिक से ही किए जाएंगे, आपके सारे के सारे कोर्स से नहीं होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 30% कोर्स हमारा रिड्यूस्ड है। तो चलिए आज का बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। और अपने इस बोर्ड बूस्टर की जो हमारी मैथ्स क्लास है, क्लास 12th की, उसकी मैट्रिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहां से जो मैट्रिसेस है, यहां से आपको इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बेसिकली हर बार पूछे जाते हैं। यानी शुरुआत के 2 से 3 क्वेश्चन जो 1-2 मार्क्स के लगभग हैं, और बच्चों कुछ हमारे 2 मार्कर हैं। फिर आगे जाके आपको 2 मार्कर के साथ साथ 3 मार्कर में भी मिल सकते हैं। तो यहां पर कुछ इस तरीके से लगभग 8 मार्क्स के आसपास तो बनता है जो हमारे इस मैट्रिक्स चैप्टर से आपको बेसिकली मिल सकता है। सो 5 से आप मान लीजिए 5 to 8 का एक बेसिक एवरेज है जहां पर आपको मार्क्स इससे मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि यहां पर तो एक मार्क्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बच्चों पहले स्टार्टिंग अपने बेसिक टॉपिक के साथ कि मैट्रिक्स, आखिर ये मैट्रिक्स है क्या। बेसिकली बच्चों आपने इसको पढ़ा है कि मैट्रिक्स हमारा एक अरेंजमेंट है। बच्चों मैट्रिक्स हमारा एक बेसिकली एक अरेंजमेंट है एक नंबर्स और फंक्शंस का। अब अगर आप सिर्फ नंबर्स कहें तो बच्चों वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नंबर्स के साथ साथ में कभी कभी आप देखते हो कि मैट्रिक्स में क्या होते हैं, साइन, कॉस और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी आ जाते हैं। तो बच्चों जो हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आप देखते हो, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखते हो, उस ऑर्डर अरेंजमेंट को जिसको हम लोग एरेड भी बोलते हैं। अरेंजमेंट बच्चों किसी बुक्स में आपको एरे दिया होगा। वही अरेंजमेंट ही है। जो हमारे बच्चों ये एलिमेंट्स हैं, जो हमारे फंक्शंस हैं, इनका एक अरेंजमेंट, ऑर्डर अरेंजमेंट है। उसी ऑर्डर अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सिंपली मैट्रिक्स। और इसी का एक दूसरा जो नेम आप देखते हो मैट्रिसेस, जो इसी का प्लूरल फॉर्म है। बेसिकली यहां से ये वर्ड अब अरेंजमेंट में आ गया। देखिए आप ये देख लीजिए, हमारे पास क्या है, ये आपके एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग ने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करके रखा हुआ है, बेसिकली स्ट्रे में। तो इस बेसिक अरेंजमेंट को ही हम लोग बच्चों मैट्रिक्स को समझते हैं कि ये हमारा बेसिक मैट्रिक्स है। और इसको शो करने के लिए आपको एक लेटर्स की रिक्वायरमेंट है, एक कैपिटल अल्फाबेट की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों ए बी सी किसी भी वर्ड से, किसी भी आप अल्फाबेट से इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक रिप्रेजेंटेशंस का वे है। अब बच्चों कुछ और बेसिक चीजें समझिए। तो यहां से मैट्रिक्स का एक बेसिक क्या निकल के आया, एक हमारा ऑर्डर अरेंजमेंट, ठीक है ना। एक ये ऑर्डर अरेंजमेंट है, एरे कर लीजिए आप इसको, ठीक है। और ये ऑर्डर जो है, ये हमारा ऑर्डर अरेंजमेंट जो है, इसी ऑर्डर अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी ऑर्डर अरेंजमेंट को हम लोग बच्चों कहते हैं अपना मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद मेन टॉपिक जो है वो हमारे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उसको समझना है। जैसे कि आपको यहां पर देखिए ये एलिमेंट्स अरेंज है, ये अरेंज एलिमेंट्स हमारे बच्चों जो इस फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहे हैं, ये हमारी हो जाती है रोज, ठीक। इनको बच्चों हम लोग रो बोलते हैं। और यहां से जो दूसरा आपका दिख रहा है मेनली ये वर्टिकल फॉर्म में, ये बच्चों हमारे कॉलम हो जाते हैं। तो ये तो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में आपको अरेंज दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये तो रोज और कॉलम के फॉर्म में जो अरेंजमेंट है, यही हमारा बेसिक मैट्रिक्स हुआ। जो वर्टिकल आपको स्ट्रेट दिख रहा है, दीज आर द कॉलम्स, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉलम्स। लुक एट दिस, ये हमारे कॉलम्स हो गए। और यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल वे में आपको दिखाई दे रहा है अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड द रोज, इसको हम लोग कहते हैं रोज। तो इस तरीके से रो और कॉलम्स में हमारा जो अरेंजमेंट है, ये हमारा पूरा बेसिक मैट्रिक्स फॉर्म करता है। अब यहां पर बच्चों कुछ चीजें हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, उसको भी समझते चलिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है हमारी नंबर ऑफ रोज और कॉलम, यानी कि जो आप रोज और कॉलम के को डिनोट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पूरा ऑर्डर। जरा समझिएगा किस तरीके से इसको यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहां पर, जरा देखिए, ये हॉरिजॉन्टल बेस से आपको सिंपली यहां से कितनी रोज दिखाई दे रही हैं बच्चों, यहां पर हमारे टोटल 1 2 3 करते हुए कहां तक रो गई हैं, m रोज तक हैं, यानी टोटल इसमें m रो हैं। और बच्चों इसी तरीके से वर्टिकल कॉलम्स को अगर देखेंगे, आप वॉच करेंगे तो काउंट करेंगे, तो ये हमारे n कॉलम्स हैं। तो जो इसका ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर हो जाएगा हमारी मैट्रिक्स का m/n। ओके, इस तरीके से आप m/n के ऑर्डर्स में इस मैट्रिक्स को ऐसे शो कर सकते हैं। बच्चों यहां पर ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, इसको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको पता जरूर है कि ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहां पर एक मैट्रिक्स लिखते हैं 3 5 1,
और 2 यहां पर है 1 और 0, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बेसिकली क्या होगा, तो काउंट कर लीजिए। यहां पर आपके रो नंबर 1 हो गई R1 और दिस इज R2, ये 2 रो हो गई। और बच्चों यहां से अगर देखेंगे तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया, मतलब कि कॉलम नंबर 1 2 3। तो इस तरीके से ऑर्डर में इस चीज का ध्यान रखना है कि पहली बारी हमारी रोज की होगी और बाद में इसके बाद यहां पर हमारे कॉलम्स आएंगे। तो यहां पर रो बाय कॉलम का फॉर्म होता है, यानी कि रो हमारी 2 है, कॉलम हमारे कितने हैं बच्चों 3 है, यानी 2/3 का हमारा एक ही मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म हुआ है। यहां पर भी वही देखिए, यहां पर हमारे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज की बात करिए तो बच्चों m रोज हैं देखिए, और n ऐसे वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो यहां पर m/n के फॉर्म की हमारी मैट्रिक्स है। अब बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। देखिए कि हमारी किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स पॉसिबल होते हैं। सो बच्चों यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, देखिए अब ये एलिमेंट्स क्या है ये समझते चलिएगा। ये जो आपको जो जितनी भी वैल्यूज आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पर 3 है, 5 है, 1 है, जिनका हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिनसे मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। बच्चों इन्हीं को ही हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया बेसिकली एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स बच्चों नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां पर इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। अब यहां से बात करेंगे बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कि आखिर किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो बच्चों ये डिपेंड करता है भाई, आप उसके रोज और कॉलम से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे। चलिए हम लोग इसी मैट्रिक्स को ही देखते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स है। बच्चों यहां पर अगर आप मैट्रिक्स को यहां पर देखें तो यहां पर इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं, फर्स्ट और सेकंड, और बच्चों यहां पर 3 कॉलम्स थे। सो यहां पर जो रो है वो हमारी 2 है, कॉलम जो है वो हमारे कितने हैं 3 है। जब आप इस 2/3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम का, और उससे जो आपको आंसर मिलता है, दिस आंसर इज नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों अगर इस मैट्रिक्स के लिए हम पूछेंगे कि आखिर इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स टोटल कंटेन कर रहे हैं, तो बच्चों इस मैट्रिक्स में mn, अब देखिएगा ध्यान से, ये m/n इसको रीड करेंगे, m प्रोडक्ट n मत रीड करिएगा। ऑर्डर के फॉर्म में जब आप मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं बच्चों, तो यहां पर बोलने के लिए हम लोग इसको m/n के फॉर्म से डिनोट करते हैं। और ये m/n का फॉर्म जरा देखिए, सबसे पहले ऑर्डर है, देखिए ऑर्डर, और जहां पर ऑर्डर का वर्ड आ जाएगा सो वहां पर हमेशा आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि रोज को हमेशा पहले लेना पड़ेगा, बाद में हमारे कॉलम्स की बारी आएगी। तो m/n हो गया, और बच्चों ये हो गया mn। ओके, ये यानी आफ्टर प्रोडक्ट, जब आपने इन रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रोडक्ट किया, उसके बाद जो आपको वैल्यू मिली, दिस इज mn, और ये हमारा हो गया इसका नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहां पर देखिए ऑर्डर जो है बच्चों, ऑर्डर आप सिंपली देख रहे हैं कि ऑर्डर हमारा 2/3 का है, लेकिन जब हम यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सो एलिमेंट्स बच्चों 2 × 3 यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 6, यानी 6 एलिमेंट इस पूरी मैट्रिक्स में कंटेन कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई इसके ऑर्डर की बच्चों की। ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का आपने समझ लिया। बेसिकली बस इतना है कि जो हमारा ये अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट है, इसी को ही हम लोग बेसिकली मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, चलिए यहां पर बच्चों ये चीज को भी ध्यान रखिएगा, यहां पर फंक्शंस, नंबर, कोई भी वैल्यू यहां पर एज अ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में अरेंज हो सकती है। भाई यहां पर आप देखिए, अगर हम कोई मैट्रिक्स यहां पर बनाए, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया sin थीटा cos थीटा, तो ये भी मैट्रिक्स पॉसिबल है। यहां पर आप देख रहे हैं, अगर देखिए कभी कभी f2x fx इस तरीके से भी फंक्शंस के फॉर्म में मैट्रिक्स बन जाए, तो बच्चों वो भी पॉसिबिलिटीज है, वहां पर भी मैट्रिक्स बन सकती है। तो यहां पर यानी फंक्शंस भी आ सकते हैं और आपके नंबर्स भी अरेंज हो सकते हैं। तो इस चीज को आपको रखना है ध्यान। चलिए कुछ और बेसिक चीजें हैं जिसको क्लियर करते हैं। बच्चों यहां पर हम लोगों ने कहा कि जैसे कि बेसिकली आप ये समझ के चलिए कि हमारे जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्मेशंस भी 1 मार्क्स में आते हैं, जिसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इजीली आपको मिल जाएंगे। शुरुआत में बच्चों स्टार्टिंग फंक्शंस या बेसिकली आप मान के चलिए इन्हीं क्वेश्चन से होती है आपके पेपर की। सो कंस्ट्रक्ट बी, आपको एक मैट्रिक्स बी फॉर्म करनी है जो कि aij फॉर्म में। अब बच्चों ये aij जरा देखिए क्या है, इसको भी थोड़ा समझते चलिए। मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, यहां पे मैंने लिखा a11, ठीक है ना, a12 a13। अब ये है क्या, a11 a12 a3, बेसिक नोटेशन aij के फॉर्म में हम लोग बच्चों लिखते हैं। और यहां पर i जो है और j है वो i स्टैंड फॉर रो है ना, ठीक है, ये रो के लिए है, और j बच्चों बेसिकली स्टैंड फॉर कॉलम के लिए। अब जरा इस चीज को समझिए किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। aij को समझिए a11 मतलब फर्स्ट रो, और हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। अब ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये हमारे फर्स्ट रो का थर्ड, यानी कि एक तरीके से आप ये समझते जाइएगा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं a11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, बेसिकली ऐसे भी समझ सकते हैं।
A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट 13A फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, A12, A13, A14 जितने भी आएंगे यानी फर्स्ट रो के उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में आपको यहां से नोटेशंस मिलेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली AIJ के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों यहां पर भी आपके लिए देखिए क्या है, एक आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है B जो इस फॉर्म में है 2x2, उसका क्या रखना है, ऑर्डर रखना है, यानी कि हमें 2x2 का एक मैट्रिक्स बच्चों फॉर्म करना है। और जहां पर AIJ के लिए आपको एक रिलेशन दिया है AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस j। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बेसिकली करना क्या होता है बच्चों, इजी वन है, अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो 1 मार्कर क्वेश्चन से 2 मार्कर क्वेश्चन के बीच में इससे एक क्वेश्चन मिल सकता है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिस तरीके का पैटर्न हमारे पास रिमेन बचा है। सो उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को समझिए ध्यान से। अगर हम यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ठीक है ना, मैट्रिक्स आपको 2x2 मतलब आपका जो ऑर्डर है वो 2x2 का है, रो भी 2 होनी चाहिए, कॉलम भी 2 होनी चाहिए। जरा देखिएगा A11 हो जाएगा, A12 होगा, A21 होगा और बच्चों A22 होगा, ठीक है ना, इसी तरीके का अरेंजमेंट होगा, इसी तरीके से आपको यहां पर अरेंज करना होगा। अब बच्चों जरा आप देखिए A11 कैसे, जब I के प्लेस पर आप 1 पुट करोगे, J के प्लेस पर भी आप 1 पुट करोगे, तो बच्चों आपको मिल जाएगा A11 और ये वैल्यू क्या होगी देखिएगा, A11 होगी 2, बच्चों I के साथ में 1 रखेंगे और J के साथ में 1 रखेंगे, 2 माइनस 1, तो आंसर आपको फाइनली मिलेगा 1। यानी कि जो आपका A11 है उस जगह पर आप इजिली 1 रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका पहला एलिमेंट मिल गया। अब इसी तरीके से बच्चों आपको अगर A12 निकालना है, A12 कैसे आएगा देखिए, A12 सिंपली I के प्लेस पर 1 होगा और J के प्लेस पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। सो A12 बन जाएगा। जब आप 1 2 रखेंगे तो जरा देखिए, यहां पर 1 रखेंगे, यहां पर 2 रखेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 2, तो आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो यहां पर आपका रिप्लेस हो जाएगा किससे बच्चों, 0 से। तो यहां पर आपका ये 0 आ गया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाइए A21 में, जरा देखिए A21, तो I और J ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर में ये I होगा फर्स्ट में, फिर हमारा J होगा, तो I के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 और यहां पर 1 रखेंगे, 4 माइनस 1, तो यानी यहां पर आपको मिलने वाला है 3। तो बच्चों यहां पर 3 हो जाएगा। और A22 में आ जाइए, तो जब यहां पर 2 और 2 दोनों ही प्लेस पर रखेंगे तो यहां पर I के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और इसके साथ हो जाएगा ये 4, 4 माइनस 2, यानी इसका आंसर आएगा आपका फाइनली 2। तो आपकी मैट्रिक्स जो फॉर्म होगी बच्चों 1, यहां पर 0 3 2, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक फॉर्मेशन मिल गया कि किस तरीके से आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको इस फॉर्म में मैट्रिक्स का गिवन है। बच्चों यहां पर बेसिकली मैट्रिक्स को जब आप फॉर्म करते हैं तो ये ऑर्डर आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे इस तरीके से अगर आपने जैसे देखा 1 1 रखा था तो आपको देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट मिला, जब आपने 1 2 रखा यहां पर यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिला। बच्चों अगर आपने 2 1 रखा तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिला और 2 2 रखा तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिला। इसी तरीके से जितने भी ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है आप इजीली मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके चलिए, तो आगे कुछ और बेसिक चीजों को समझते हैं बच्चों। अब यहां से थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, मैट्रिक्स के कुछ बेसिक टाइप्स पे उनको भी डिस्कस कर लें कि वहां पर क्या कंडीशंस हैं मैट्रिक्स के टाइप में और उनको भी क्लियर करते चलें। सो बच्चों यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास रो और कॉलम मैट्रिक्स का है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। बहुत इजी वन है। देखिए जो आपको रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स का सीधा सा एक समझिए कि मैट्रिक्स ए इज अ फॉर्म ऑफ AIJ। इस फॉर्म में मान लीजिए हमारे एक मैट्रिक्स है और ये हमेशा रो यहां पर 1 हो, आपका कॉलम चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर ये फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स का 1/n, ओके, I हमेशा जो है वो 1 ही रहे, फिक्स है कि 1 हो और हमारे J की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो जाए, लेकिन बच्चों I की वैल्यू हमेशा 1 रहे, यानी कि 1 और बाय n का ऑर्डर हो, यानी कि हमारी रो जो हो सिंपली 1 हो, ठीक है ना। जो आपकी रो होनी चाहिए वो हमेशा 1 होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, रो मैट्रिक्स होगी। यानी सिंपल सा है कि अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 1/n, ठीक है ना। सो देखिए ये 1/n ऑर्डर का ही है, ओके। और अगर ये मैट्रिक्स हमारा 1/n ऑर्डर का है तो इसका मतलब ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये हमारा सिंपली रो मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारी रो है, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो दिख रही है और यहाँ पर कॉलम्स मुझे बहुत सारे हैं। देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये सब करते हुए टोटल n कॉलम्स हैं। सो कॉलम्स n है, रो सिंगल सिर्फ 1 है, सो इसलिए ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। और इसी में दूसरा टाइप भी है जिसको भी समझते चले जल्दी से बच्चों। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके कॉलम मैट्रिक्स होने का बेसिक रीजन समझिए क्या है।
फॉर एनी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से डिफाइन है बच्चों, जहां पर नंबर ऑफ रोज आपके n हो लेकिन कॉलम सिर्फ 1 हो। अब रो n कुछ भी हो सकती है, सो यानी कि ऑर्डर जरा सा रिवर्स हुआ है, यानी कहने का मतलब जो 1/n ऑर्डर था वो रिवर्स होके n/1 हो जाए, मतलब कि कॉलम कितने होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1, जो कि अभी रिस्ट्रिक्शन किसके लिए था, रो के लिए था कि बच्चों अगर हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कि क्या हो, रो हमारी 1 हो तो वो रो मैट्रिक्स। और बच्चों अगर एक ऐसा फॉर्मेशन मिल जाए कि आपके पास जो मैट्रिक्स हो Aij, उसका ऑर्डर क्या हो जाए, उसका ऑर्डर बच्चों n/1 का हो जाए, यानी कि कॉलम 1 हो जाए। सो इस टाइप की कोई भी अगर मैट्रिक्स होगी बच्चों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए। बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जाना है क्योंकि इसमें इतना आपको ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चंस कभी अगर आ जाते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रहे। बच्चों कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब यहां से मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन जो है वो आते हैं, इसी से ज्यादा बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, इसी का सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो इस्तेमाल होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अब मैट्रिक्स हुज ऑर्डर सेम है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स, मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स लेते हैं बच्चों, यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया Bij एंड m/n। अब जरा देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन कब, when m is equal to n। बच्चों ये m के इक्वल हो जाए, भाई m हमारा n के इक्वल हो जाए, यहां से इसको n कर देंगे। सो अगर ये फॉर्मेशन है, अगर आपको ये दिख रहा है कि m और n यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो किसके इक्वल हो गए, कॉलम के इक्वल हो गए। अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है बच्चों जहां पर जिसका ऑर्डर में रो और कॉलम्स दोनों सेम हो जाए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो मैट्रिक्स होती है, दिस मैट्रिक्स, दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको बच्चों हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रोज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मेन एक कॉन्सेप्ट है। अब अच्छा ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर है, लेकिन बस एक बेसिक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर एक एग्जांपल है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपने बेसिकली समझ लिया, ठीक है ना, रोज और कॉलम का सेम होना जरूरी है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बच्चों यहां पर जरा देखिए जो आपको सामने मैट्रिक्स दिख रही है, इस मैट्रिक्स को अगर आप वॉच करेंगे तो यहां पर देखिए 1 रो नंबर 1 है, दिस इज रो नंबर 2, दिस इज रो नंबर 3, तो ये हमारी कितनी रो हो गई, 3 रो हो गई, ठीक है ना। और यहां से जरा कॉलम को देखिए, तो कॉलम नंबर 1 है बच्चों, ये कॉलम नंबर 2 है और ये हमारा कॉलम नंबर 3 है, यानी कि जो इसका ऑर्डर है वो बच्चों 3/3 का है, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों सेम है। इसलिए एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का। बच्चों मैट्रिक्स के लिए देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जब आप पढ़ते हो तो यहां से डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी आपका लगा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारा क्या है, बेसिकली उसी को ही आप डिटरमिनेंट कह सकते हो। एक्चुअल में यही मैट्रिक्स और हमारे डिटरमिनेंट का एक बेसिक डिफरेंस भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है, एक्चुअल में स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट हो सकती हैं, ओके, और लेकिन हमारे जो डिटरमिनेंट है वहां पर नंबर ऑफ रोज कॉलम्स हमारी जो है वो सेम होती हैं। पहली एक मेन चीज, दूसरी एक चीज की डिटरमिनेंट बच्चों हमारा एक रियल नंबर है और मैट्रिक्स हमारा एक नंबर्स या फंक्शंस का अरेंजमेंट है। तो दोनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस है, जब हम लोग डिटरमिनेंट को डिस्कस करेंगे बच्चों तो टॉपिक में तो उसको लेंगे। तो अभी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे कि रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते चलिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं बनते, कुछ क्वेश्चन से बनेगा, अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब एक हमारे पास आया है डायगोनल मैट्रिक्स, देखिएगा ध्यान से डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। एक ऐसा बच्चों मैट्रिक्स जहां पर आपके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, अब ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है ये समझते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स है बच्चों, इस मैट्रिक्स में Aij, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स Aij और ऑर्डर है इसका m/n का। चलिए मैंने मान लिया कि ऑर्डर हमारा सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है ना, m/n दोनों ही सेम है। अब बच्चों ऐसी सिचुएशन में जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है तो तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां पर डायगोनल मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी तभी होगी। बच्चों समझिएगा ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली मेन कंडीशन जिसको उसे फॉलो करना चाहिए, उस मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। बच्चों अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप कह सकते हो कि भाई वो डायगोनल हो सकता है मैट्रिक्स, अदरवाइज डायगोनल की आप बात ही नहीं करोगे,
पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारा मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो डायगोनल हो जाए। अब डायगोनल्स के लिए दूसरी क्या कंडीशन है उसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब वो हमारा मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो यानी कि पहली कंडीशंस को उसे फॉलो करना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा। दूसरी चीज जो हमारे एक डायगोनल मैट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है बच्चों, वो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इसके हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके अलावा बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको एलिमेंट्स सिर्फ कौन कौन से मिलेंगे, A11 मिलेगा, A12 मिलेगा, A13 मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों ये नहीं कह रहा हूं कि ये जीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स, जैसे यहां पर A11 है बच्चों, ये 22 है, ये 33 है, ठीक है ना, A33, A22, A33, यानी कि I और हमारा जो J होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इनके लिए जो एलिमेंट्स मिलते हैं A11, A22, A33, इनको छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या सर ये जीरो नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन भाई इनके लिए बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए बाउंडेशन। जरा देखिए ध्यान से, हमारे डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई जीरो नहीं हुआ, अगर आपको जो दिख रहे हैं ये एलिमेंट्स, अगर इनमें से कोई जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये समझ के चलिए कि फिर ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो पाएगी। यानी डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, मस्ट कंडीशंस। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर ये जीरो नहीं है बच्चों, ये भी हो सकते हैं लेकिन इनका होना मस्ट है। ठीक है, चलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां से जरा देखिए A11, A22, A33, अब जरा देखिए A11 यानी कि A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट क्या है एलिमेंट 1 है, ठीक। A22 यानी कि सेकंड रो का बच्चों, ये सेकंड रो है और इस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये है इसका सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है ना भाई। यहां से देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22 2 है, और बच्चों यहां से देखिए A33 उसकी वैल्यू क्या है 3 है। तो इस तरीके से ये जो आपने निकाले हैं A11 इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ओके, डायगोनल एलिमेंट। तो बच्चों ये तो हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स आप इस तरीके से निकालते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों किसी भी मैट्रिक्स में आप निकाल सकते हो, बस उसके लिए क्या होना चाहिए, I और J की वैल्यू सेम हो, उससे जो आपके एलिमेंट्स होंगे और जिसमें आपके I और J जैसे A11 है, A22 दोनों सेम है, A33 इसमें भी सेम है बच्चों, ये 22 है, ये 33 है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। और बच्चों ध्यान रखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में हो सकते हैं, उसके लिए सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ऐसा मत समझिएगा। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है बच्चों। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जब इसको फॉलो करेगा तभी हमारा क्या हो पाएगा भाई, तभी ऐसी सिचुएशन आ पाएगी कि हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल होगी। और बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे जो कुछ और इसी टाइप्स की मैट्रिक्स के साथ रिलेट है। चलिए क्वेश्चन बच्चों आ गया, तो पहले तो इसको क्लियर कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने क्लियर किया है उसी पर बेस्ड देखिए, व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब कहेंगे सर ये गिवन मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे निकालें। देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कहता कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स के क्या डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो फिर तो बात ये गड़बड़ हो जाता। समझिएगा कॉन्सेप्ट यहां से इसका क्या है बच्चों। डायगोनल एलिमेंट्स होने के लिए सिंपली इस चीज को समझिए, मैं डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का डायगोनल होना जरूरी नहीं है, मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी बेसिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। वहां क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल एलिमेंट्स, क्वेश्चन की बेसिक कंडीशंस को यहां से समझिए। कुछ ऐसे डिस्प्यूटिंग पॉइंट होते हैं जहां पर हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, तो आप इन कंफ्यूजन को दूर रखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जिससे आपको इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर क्लियर होते चले। सो बच्चों यहां पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वही एलिमेंट्स जहां पर I और J इक्वल हो। भाई हमारे पास मान लेते हैं क्या है, AIJ है, एक ऑर्डर M/N का है, ठीक है ना। अब यहां से आपसे पूछ लिया कि भाई इस वाली हमारी जो भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट बताइए, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है श्योरली, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। तो आप कहेंगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये डायगोनल नहीं होगी, डायगोनल नहीं होगी तो डायगोनल एलिमेंट भी पॉसिबल नहीं होंगे। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, डायगोनल एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, ठीक है। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को भी आगे चल के समझते हैं। जहां पर बच्चों हमारे I और J की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उन सारे ही एलिमेंट्स के लिए जहां पर I इज इक्वल टू J होगा, वो सारे एलिमेंट्स हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस चीज को भी हम लोग ने डिस्कस किया था। अब यहां पर जरा देखिए, सो बच्चों A11 देखिए, एक आपको मिलेगा A11 क्या, फर्स्ट और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये तो हो गया 4, पहला डायगोनल एलिमेंट आपको 4 मिल जाएगा। दूसरा डायगोनल एलिमेंट बच्चों A22, क्योंकि वहां पर I और J सेम है,
सो A22 जरा देखिए, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, उसकी वैल्यू क्या है 1 है बच्चों। A33, अब जरा देखिए A33 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। तो यहां पर क्योंकि थर्ड रो का थर्ड वाला एलिमेंट हो गया। अब बच्चों क्या इसके बाद और भी ये भी पॉसिबल है? नहीं भाई, इसको आप नहीं ले सकते, बस वैल्यू सेम है बाय चांस, देखिए कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में 6 ये वाला है, ना कि ये वाला। अब बच्चों इससे ज्यादा इसके डायगोनल एलिमेंट पॉसिबल नहीं, क्योंकि 4 यहां कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के पॉसिबल हो सकते हैं, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। वही एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं बच्चों जिसमें I और J दोनों की वैल्यू सेम हो, जो आपको यहां पर बेसिकली समझ में दिख रहे हैं, A11, A22, A33। ओके, तो बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब जरा देखिएगा, हम लोगों ने एक के बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी। अब बच्चों स्क्वायर से आगे चले तो हम लोग डायगोनल में आ गए, ठीक है ना। अब डायगोनल के बाद थोड़ा सा और इसको एम्फसाइज किया, थोड़ा सा और बच्चों कुछ कंडीशंस इसके साथ अप्लाई कर दी, तो डायगोनल के बाद ही हम लोग आगे आ गए इसके बाद अपने स्केलर मैट्रिक्स में। अब एक एक करके उनमें कंडीशंस लगती जा रही हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस उनके साथ कनेक्ट होती जा रही हैं, तो बच्चों चेंजेस होते चले जा रहे हैं हमारे मैट्रिक्स के टाइप में। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए अभी हम लोग ने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि उसका स्क्वायर होना चाहिए, पहली चीज। अगर स्क्वायर है तभी उसमें डायगोनल की बात होगी, और डायगोनल के लिए फिर कंडीशंस क्या दी कि भाई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा हो जाए कि वहां पर अगर हमारा देखिए यहां पर 3 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहां पर 0 है, 5 है, 2 है, यहां पर 0 कर लेते हैं, नहीं तो हो नहीं पाएगा बच्चों, और यहां पर हम लोग 0 0 और -1 करते हैं, ठीक है ना। अगर ये सिचुएशन हो गई तो हम इसको बच्चों क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं कि हाँ भाई ये अब हमारी क्या बन गई है, ये हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है, ठीक। क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं है, बाकी मतलब कोई भी एलिमेंट क्या, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है भाई। एलिमेंट तो है लेकिन बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको 0 दिख रहे हैं। सो ये क्या बन गया, ये मैट्रिक्स हमारी पहले तो बनी स्क्वायर भी है लेकिन ये डायगोनल भी है। अब अच्छा डायगोनल के बाद स्केलर में फिर क्या डिफरेंस है? देखिए स्केलर मैट्रिक्स का होने के लिए उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर के बाद उसका क्या होना चाहिए, उसे डायगोनल होना चाहिए, और डायगोनल के साथ बच्चों फिर जाकर के कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, तब जाके वो स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। और कॉन्सेप्ट ये है कि इस मैट्रिक्स में जरा देखिए आप, सारी जो डायगोनल वैल्यू है वो डिफरेंट है। यहां पर 3 मिल रहा है, यहां पर 5 मिल रहा है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, -1। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट एक चेंज और हो जाए कि अगर आप इतना और कर दें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको सेम कर दें, एक जैसा। मतलब अगर ये 3 है तो 3 3 3, 1 है तो -1 है तो -1 -1 -1, 5 है तो 5 5 5। अगर बच्चों ये तीनों जो आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अगर हम इनको सेम कर दें, एक चेंजेस मैंने कहा ना और कर दें, तो बच्चों ये हमारी दूसरी कंडीशंस को क्वालिफाई कर जाएगा। और बच्चों कंडीशंस हमारी क्या बन जाएगी, जरा देखिएगा ध्यान से, मैं यहां से एलिमेंट्स सेम कर देता हूं, 3 3 3। ओके, सो बच्चों ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये एम्फसाइज कर गई है, एक एक्स्ट्रा कंडीशंस को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब अब हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सारे के सारे सेम हो। यानी कि आप ये ऐसा कह सकते हो कि A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33। अगर ये तीनों एलिमेंट्स हमारे जो इस मैट्रिक्स में आपको दिख रहे हैं वो एक जैसे हो गए, अलाइक हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए, सो दिस मैट्रिक्स इज क्वालिफाइंग द कंडीशंस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स स्केलर हो जाएगी। अब आप इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हो। तो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं और मैट्रिक्स का टाइप जो है वो चेंज हो रहा है। सो बच्चों जहां पर आपको देखिए एक जो एग्जांपल दिख रहा है बच्चों, वो हमारा एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स का ही है। देखिए हमने कहा कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक। देखिए यहां पर 1 - 2i 1 - 2i 1 - 2i, तो तीनों ही हमारे A11 A22 A33 तीनों एलिमेंट हमारे कैसे हैं, सेम है, इक्वल है। और बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसका डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल के साथ साथ बच्चों इसको स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी तो ये तो श्योरली है कि बाकी सारे तो 0 होंगे। और ये हमारे यहाँ के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए, एक जैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई, स्केलर। अब बच्चों यहीं से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। सो बच्चों देखिएगा इसी मैट्रिक्स में कुछ और चेंजेस करिए तो नया फॉर्म हमारा बन जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन सबके कॉन्सेप्ट के बाद इसके रिवर्स ऑर्डर को भी समझेंगे। बच्चों यहां से मैंने कहा कि सबको पहले क्या करिए कि भाई इक्वल ले लीजिए, तो यहां से मैंने 3 3 3 ले लिया, 5 5 ले सकते थे, -1 -1। अब बच्चों अगर यहां इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, यानी किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है,
सो बच्चों ये जो डायगोनल एलिमेंट है वहां पर सब जगह कुछ और ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कि यहां पर देखिए एक रिस्ट्रिक्शन ये लगे कि तीनों सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन ये था कि आप मतलब तीनों सेम तो होने चाहिए, लेकिन मतलब ये कंडीशंस नहीं थी भाई आप यहां पर अलग नहीं कर सकते, अलग कर दिया तो वो डायगोनल हो जाएगी। जब ये सेम बन गए तो बच्चों स्केलर बन गई, और बच्चों सेम होने के साथ साथ अगर ये सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाए तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी में पहुंच जाएगा जो कि है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम इन डायगोनल एलिमेंट जो A11 A22 A33 है, अगर इन सब की वैल्यू को बच्चों क्या ले लें, 1 के इक्वल कर दें, देन वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। चलिए फिर से कॉलम चेंज करते हैं और बच्चों यहां पर प्लेस कर देते हैं अपने 1 1 और 1, और जैसे ही आप इसको 1 1 1 करेंगे तो बच्चों अब इस मैट्रिक्स को हम लोग एक स्पेसिफाई आई से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक स्पेशल नोटेशन आई से होता है जिससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी। अब देखिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों एक स्केलर हो सकती है, ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकती है, लेकिन बच्चों एक स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम करने पड़ेंगे, एलिमेंट सेम तो ऑलरेडी होंगे, 1 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कंडीशंस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के एलिमेंट जरा देखिए ध्यान से, कुछ और भी होते हैं, सेम जरूर होते हैं लेकिन वो अदर देन कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी आप ऐसे नहीं कह सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप स्केलर कह सकते हो। ओके, हर एक केसेस में कुछ ऐसे स्पेशल केस हैं जिसके लिए आप कह दो बात अलग है, आप कह दीजिए कि भाई ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है तो अब ये फिर आइडेंटिटी बना ही क्यों, भाई 1 1 1 है तो इसका एक स्पेशल नाम आइडेंटिटी कहिए उसको। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर हो सकता है मे बी, लेकिन हमारा जो स्केलर है वो आइडेंटिटी में नहीं जा सकता, ठीक। चलिए तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चंस में भी ज्यादातर मिलते हैं, जो आपको ध्यान रखना है ये सारे मैट्रिक्स के टाइप में। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, चलिए उसको समझते हैं। पहले तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझ लो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसकी भी कंडीशंस को क्लियर करेंगे। देखिए दो मैट्रिक्स का इक्वल होना, यानी कि किसी भी हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, उन दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए बेसिक क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चों। हमारे पास देखिए दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स आपको दिख रही है कि ए है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है बच्चों वो हमारा मैट्रिक्स क्या है, दूसरा मैट्रिक्स हमारा बी है। और यहां पर दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है उसको समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहां पर है ए, मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स ए में जो इसका ऑर्डर है मान लेते हैं बच्चों ये क्या है m/n का, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बच्चों क्या है बी है, और ये बी का जो ऑर्डर है लुक एट दिस, इस बी का ऑर्डर है r/s का। अब बच्चों सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, दो मैट्रिक्स की अगर इक्वलिटी में आप बात करो कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कब हो सकती हैं, सो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि उनके ऑर्डर का सेम होना चाहिए, यानी कि वो इस कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। मतलब m किसके इक्वल हो, देखिए ध्यान से, अगर हमारा रो किसके इक्वल है, रो के, और कॉलम किसके इक्वल है, कॉलम के, मतलब कुल मिला के दोनों के ऑर्डर क्या है, एकदम सेम है। पहली कंडीशंस ऑर्डर का इक्वल होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो बाकी किसी चीज पर आप बात ही मत करिए, यानी वो मैट्रिक्स फिर इक्वल होंगे ही नहीं, आगे के अंदर के एलिमेंट्स और दूसरी कंडीशंस को हम लोग कभी फिर बाकी आगे जाएंगे ही नहीं। बच्चों ऑर्डर अगर सेम है तभी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या फॉलो करनी वो समझिए। एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल्सो बी इक्वल, यानी कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। भाई बहुत ज्यादा कंडीशंस को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये A11 है, ओके, A12 है, ये A21 है, ये बच्चों A22 है, और यहां से अगर निकालें तो बच्चों ये B11 है, B12 है, और ये हमारा B21 है, और ये B22 है। अब ये हमारे दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, 2/2 का बच्चों ये भी है, 2/2 का ये भी है, लेकिन क्या आप इसको कह सकते हो कि इक्वल है? लेकिन बच्चों कह तो सकते हो, लेकिन एक कंडीशन इसको भी और फॉलो करनी है। जब तक ये उस कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा तब तक आप इसको इक्वल नहीं कह सकते। और बच्चों कंडीशंस क्या है इसको समझिएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना चाहिए। ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल फॉर टू इक्वल मैट्रिक्स। मतलब A11 का किसके इक्वल होना चाहिए? B11 के। यही इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ। देखिए ध्यान से बच्चों, यहां से A21 किसके इक्वल होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू B12। A12 मस्ट बी इक्वल टू B12। इसी तरीके से अगर आप यहां से देखें सो A21 का मस्ट है कि इक्वल होना चाहिए इसके B21 के, और फाइनली A22 का B22 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी, ये सारी कंडीशंस फॉलो कर लेगा, A11 इज इक्वल टू B11,
और A12 इज इक्वल टू B12, इसी तरीके से बाकी की भी कंडीशंस दोनों जो हैं उनको भी फॉलो कर जाएगा, देन यू कैन से दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अब आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैट्रिक्स ये इक्वल होंगी, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मान लेते हैं कि सिर्फ ऐसा हो जाए कि यहां पर इनके ऑर्डर तो सेम हो, लेकिन अगर ये मैट्रिसेस इक्वल ना हो, बाई चांस मान लेते हैं अगर ऐसा हो जाए, तो इस सिचुएशन में फिर इन मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? देखिए ऐसी टू मैट्रिक्स जो फर्स्ट वाली कंडीशंस को तो बच्चों फॉलो करें, लेकिन सेकंड वाली कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं करती हैं, यानी जो हमारी सेकंड कंडीशंस थी जिसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना चाहिए ना हो, अगर ऐसा ना हो बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि ये बच्चों हमारी मैट्रिक्स इक्वल तो नहीं है, देन इस सिचुएशन A इज नॉट इक्वल टू B। अगर वो सेकंड कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर रही है तो फर्स्ट को नहीं करेंगे तो आगे बात ही नहीं। लेकिन बच्चों अगर फर्स्ट को तो वो कर रही है, ऑर्डर सेम हो, तो ऐसी सिचुएशन में इनको एक स्पेशल नेम और आ जाता है, वो है बच्चों इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हाँ, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जरूर हो जाएंगी। तो चलिए, तो यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर इक्वल है, सो बच्चों इक्वल तो नहीं होंगी, लेकिन ऑर्डर सेम है इसलिए इक्विवेलेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर ऑर्डर भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट टू मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो दो बेसिक कंडीशंस हैं जिसको इस मैट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। चलिए, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसको समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट के भी साथ भी क्वेश्चन बच्चों हर बार इस तरीके का एक 1 मार्कर क्वेश्चन लगभग आ जाता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, देखना है, इसकी कंडीशंस को भी क्लियर करना है। यहां से देखिए जरा, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जो कि इक्वल हैं। हमें दे रखा है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब हमें x और y फाइंड करना है सिंपली। तो आपको करना क्या पड़ेगा? अगर बच्चों पहली कंडीशन ऑर्डर तो सेम है, दूसरी कंडीशन इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर दीजिए, और ये श्योरली है कि ये तो तय है कि इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है भाई। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो श्योरली इक्वल होगा, मतलब यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक। और यहां से जरा दूसरा देखिए, यहां से हमारा ये जो है 2x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0, तो ये सेकंड कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि हमारा यहां से a11 जो है वो b11 मान लेते हैं इसको, उसके इक्वल होगा। और बच्चों a22 जो है वो b22 के इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसा बेसिकली है क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। सो ये यहां से दूसरा हमें कंपैरिजन मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपके पास सिंपल सी दो इक्वेशंस आ गई, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इजीली सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहीं से फाइंड कर लीजिए, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बच्चों सब्ट्रैक्ट करनी इक्वेशन है ना, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इस तरीके से आप चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे, सो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, और यहाँ पर आपको वैल्यू जरा देखिए x और -2, ठीक। सो यहाँ से हो गया माइनस का x, और बच्चों यहाँ से देखिए यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 1, ठीक है ना भाई। ये 0 है, वहां पर वो -1 है। x माइनस वाई क्या है, -1 के इक्वल है, और 2x जो है और यहां से माइनस का y है वो इतना सॉल्व हुआ है, आपसे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x की सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जब बच्चों x आ जाएगा तो y भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए x को जब आप यहां रखिए, देखिए क्या मिलेगा। जब आप x को यहां पर रखेंगे इक्वेशन 1 में, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और जब आप वहां ट्रांसफर करेंगे सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो इस तरीके से आपको x और y के दोनों के वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगे, सिंपली आप उसको क्लियर करके निकाल सकते हैं। तो ये तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है कि आप किस तरीके से यहाँ पर इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अब बच्चों इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद अब और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको हमें समझना है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, आ सकते हैं, तो इनको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। वो है बच्चों हमारा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स का। देखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को आप इस तरीके से डिफाइन करिए कि बच्चों जब हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो उनके लिए क्या बेसिक कंडीशंस हैं, क्या उनके लिए होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए, सब्ट्रैक्ट होने के लिए, उनको प्रोडक्ट होने के लिए, उनके लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए उसको समझते हैं। देखिए अगर हम लोग एडिशन की बात करते हैं, सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। बच्चों यहां पर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, ए और बी। अब इन दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है, सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको इन्हें फॉलो करना होगा, और बच्चों वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि अगर ऐसा है तो हम लोग ए और बी मैट्रिक्स को इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। भाई ये m/n का है तो ये भी m/n का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में जब आप ऐड करोगे सो a प्लस बी मैट्रिक्स ऐड होंगी, और उसका भी ऑर्डर बच्चों क्या होगा, m/n का ही होगा। ओके चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, एडिशंस में ऑर्डर चेंज नहीं होते,
इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जब ऐड होती है दो मैट्रिक्स तो बच्चों ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्स सेम रहते हैं। जो प्रीवियस मैट्रिक्स के ऑर्डर थे ऐड होने के बाद भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज रहेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम बच्चों यही सेम पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होना है। देखिए दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट अगर होना है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन से उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है आप मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या ऑर्डर में कोई डिफरेंस आता है? नहीं बच्चों, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी ऑर्डर रिमेन सेम, पहले जैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि ऑर्डर हमारा सेम रहेगा। अब बच्चों यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कांस्टेंट पे बेस्ड है, एक स्केलर वैल्यू पे बेस्ड है, कि किसी भी मैट्रिक्स में जब आप स्केलर का प्रोडक्ट करते हो, अच्छा इनमें से कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर ले बच्चों। यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी तो करा, लेकिन ऐड कैसे करोगे वो भी तो समझते चलिए। देखिए ऐड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होता है कि मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहां पर 3 है, 1 है, 2 है, 0 है, यहां पर -1 है, 2 है, 0 है, 6 है। अगर आपको इसे ऐड करना है तो आप ऐड कैसे करोगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करोगे। ऑर्डर सेम होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन ऐड किसमें किसको कर दें? 3 को 2 के साथ तो नहीं कर सकते भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे दोनों ही मैट्रिक्स में, यानी कि 3 ऐड होगा -1 के साथ, तो जब आप ऐड करोगे तो देखिए 3 -1 क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसको कर लेते हैं 2, और 1 को 2 के साथ, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। सो बच्चों 1 को 2 के साथ जब आप ऐड करोगे तो देखिए ध्यान से 1 और 2 जब ऐड होंगे तो यहां पर आपको 3 मिलेगा। 2 और 0 ऐड करेंगे, नो चेंज, सेम रहे, है ना, और 0 + 6 नो चेंज 6 है। तो इस तरीके से देखिए ये भी वही 2/2 ऑर्डर का ही आया, जिन ऑर्डर की हमारी ये मैट्रिक्स ऑलरेडी पहले से थी। तो बच्चों यहां पर इस चीज का ध्यान रखिए कि ऑर्डर्स के साथ इक्वल होना चाहिए, पहली तो मेन कंडीशंस, और करस्पॉन्डिंग टर्म्स ही। इसी तरीके से बच्चों पूरा सब्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। चलिए आ जाते हैं अपने स्केलर के कॉन्सेप्ट में। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर का जब आप प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि आपने एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में किसी स्केलर के का प्रोडक्ट किया है, सो बच्चों वो k जो है स्केलर वैल्यू वो पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब कहने का आप किसी भी करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम से करके मत छोड़ दीजिएगा। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में जब किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशंस ये कहती है कि वो स्केलर वैल्यू मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके बच्चों, जैसे मान लेते हैं यही मैट्रिक्स थी, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस के, जब आप माइनस के 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा। भाई ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रो में कर दें या सिर्फ कॉलम में कर दें या एक ही कॉलम में कर दें, हर एक एलिमेंट के साथ, एवरी एलिमेंट के साथ आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली आप इसको -6, यहां से -2, यहां पर -4 और यहां पर 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये स्केलर का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए स्केलर वैल्यू से प्रोडक्ट इजीली हो जाता है, आप इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए प्रोडक्ट करने पे इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों हर एक एलिमेंट्स के साथ में प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके लिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। देखिए इस यहां पर स्केलर के प्रोडक्ट से मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो 1/1 ऑर्डर हो, चाहे 1/3 ऑर्डर हो, चाहे वो m × n ऑर्डर का हो, m/n ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, आप स्केलर से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां तक का तो कॉन्सेप्ट आपका इजी वन है। अब मेनली आगे बच्चों प्रोडक्ट में, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेरीज रहती हैं, जिसपे सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों। प्रोडक्ट करने में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आप प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हो तो जो आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप चलते वैसे ही हो, लेकिन कहीं कहीं पे जब प्लस माइनस की बारी आती है तो वहां पर कुछ रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को अगर अच्छे से समझें तो यहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को समझते हैं उनके हिसाब से। देखिए प्रोडक्ट उतना इजी नहीं है बच्चों। प्रोडक्ट यहां पर करने के लिए देखिए अभी जो प्लस वाला था वो कम्यूटेटिव उन सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता। आप a + b करो, b + a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है बच्चों यहां पर। लेकिन पहली बात तो आप ऑर्डर भी नहीं चेंज कर सकते। दूसरी चीज मतलब कहने का आप b a करो, a b वो पॉसिबिलिटी नहीं, उस पर कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों है। और बच्चों इनके पहले ही सिंपली मल्टीप्लाई होने में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए दो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चों दो मैट्रिक्स तभी हमारी प्रोडक्ट हो सकती हैं, दो मैट्रिक्स का आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपली से सॉल्व कर सकते हो, उनका मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ए बी तभी हो सकता है ऐसा जब एक ये रूल फॉलो करती है जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्रोमियम आपने सिंबल पढ़ा होगा ना, इसी तरीके से समझिए, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट रो का अगर हमारे पास मान लेते हैं m/n का है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है n/p का, इसका ऑर्डर n/p का है बच्चों।
ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं, सेम ऑर्डर है तब तो श्योरली होगा, तो नो डाउट। अगर ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब तो उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, उसमें आपको फिर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है तब आपको क्या देखना है उनके प्रोडक्ट होने के लिए, ये समझिए बच्चों। यहां पर जो हम आपको ये बेसिक्स बता रहे हैं, इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि किसके रो किसके कॉलम के इक्वल होने चाहिए। बशर्ते आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन पेपर के टाइम पे बहुत मिस्टेक होती है, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किसका रो किसका कॉलम इक्वल हो। चलिए ये समझिए बच्चों, यहां पर क्रोमियम एक सिंबल है Cr, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि जो हमारे मैट्रिक्स ए है उसका हमेशा जो कॉलम होना चाहिए, जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसके साथ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके रो के साथ सेम मैच करे। यानी कहने का मतलब हमारी जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है जिसके साथ हम प्रोडक्ट दूसरी मैट्रिक्स का कर रहे हैं, उस फर्स्ट मैट्रिक्स में जो पहले ए इंटू बी में जो मैट्रिक्स ए है उसका कॉलम, यानी जहां से ये एंड होता है बच्चों वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, कह रहा जहां से हम एंड होते हैं तुम वहां से स्टार्ट होते हो। सो बच्चों एन जहां पे मतलब इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए वो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल। अगर ऐसा है तो ही इनका बेसिक प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज इन मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। और बच्चों आपके पास जो ए बी मैट्रिक्स आएगी, उस ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी इन्हीं मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। देखिए कैसे, जो बच रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, जो बच रहे हैं मतलब कौन कौन बच गया भाई, m और p, यानी कि इसका ऑर्डर m बाय p हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, जो बचे हुए हैं रोज और कॉलम उन्हीं से ही इनका ऑर्डर भी भाई तैयार हो जाएगा आके। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखना है पहले तो इस चीज को कि हमारा प्रोसेस तभी हो सकता है, मतलब हमारा ये प्रोसेस कौन सा, प्रोडक्ट का, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है जब हमारा कॉलम्स जो है, देखिए ध्यान से, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट वन इज इक्वल टू कॉलम्स रोज ऑफ सेकंड वन। अब जरा देखिए यहां से जो एक चीज हम लोग समझ रहे थे कि ए बी और बी ए क्यों नहीं पॉसिबल है। वैसे सिंपल लैंग्वेज में तो हम लोग देखते हैं, सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में तो एल्जेब्रा में तो ए इंटू बी करिए, बी इंटू ए करिए, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, आंसर सेम आता है। लेकिन बच्चों यहां पर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो कंडीशंस देखिए बदल जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि जो हमारी फर्स्ट वाली हो उसका जो कॉलम हो वो दूसरे वाले के रो से क्या करे, मैच ना करे। भाई आप इसको रिवर्स करके चेक कर लो। देखिए अगर हम इसको b इंटू ए करते हैं, सो b को पहले कर दें बाद में a को करते हैं, ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, b और a। अब जरा देखिएगा क्या चेंजेस हो रहे हैं। जरा b का ऑर्डर देखिए बच्चों, b का ऑर्डर क्या है, तो b का ऑर्डर हमारा था n बाय p का, और बच्चों a का ऑर्डर क्या था, m बाय n का। अब जरा देखिए हम लोग ने क्या कहा, सीआर रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉलम होना चाहिए किसका, फर्स्ट वाले का, क्रोमियम के अकॉर्डिंग भाई सिंबल ये है, उसके हिसाब से हम लोग समझते थोड़ा सा कि जो हमारा सी कॉलम होना चाहिए किसका, फर्स्ट वाले का, जो कि पी है, वो इक्वल होना चाहिए देखिए किसके, रो के। अब बच्चों अगर अब देखिए पी और एम तो डिफरेंट है ना, ये तो डिफर हो गए, और अगर ये डिफरेंट है इसका मतलब कि क्या हुआ, जब हमने इसको चेंज किया तो ये चेंज करने से जब ऑर्डर बदल दिया तो अब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए जो पहली मेन कंडीशन होनी चाहिए थी कि कॉलम ऑफ फर्स्ट वन इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड वन, तभी पॉसिबल हो पाएगा, वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। ओके बच्चों, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि दो मैट्रिक्स को आप प्रोडक्ट कैसे करते हो। अब बच्चों इसी प्रोडक्ट पे बेस हम लोग क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ही वो हमारा एक ऐसा मेन टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेरीज हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी बच्चों की होती है। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं, सिंपली आपको प्रोडक्ट का रूल समझते हैं, देखिए कैसे प्रोडक्ट होगा। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंडीशंस के साथ में इसको क्लियर करेंगे। बच्चों सबसे पहले तो आप ऐसी दो मैट्रिक्स अरेंज कर लीजिए जहां पर रोज और कॉलम्स का अरेंजमेंट भाई सेम हो जाए, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आप किसी भी रो को, किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से नहीं ले सकते, हम लोग उन्हीं मैट्रिक्स को लेंगे जिससे कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, जिससे हम लोग उसको इजीली समझ सकें। देखिए यहां पर मिल लिया है 2 0 -1 3 1 और यहां पर 2 ले लेता हूं या 4 ले लेता हूं। चलिए यहां पर कोई भी रैंडमली मैट्रिक्स ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट सीखना है। बच्चों यहां पर इसके ऑर्डर को देखिए, यहां पर रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो ये 2/3 का है, ठीक है। अब यहां पर एक मैट्रिक्स लिखते हैं। बच्चों यहाँ की मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ की मैट्रिक्स को भी अरेंज करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग भाई जो इसका क्या होना चाहिए, कॉलम, वो इसकी रो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से मैट्रिक्स को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा -1 3 2 और 0 5 1। अब जरा इसके ऑर्डर को देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स में तो इसका ऑर्डर बच्चों क्या है, इसका ऑर्डर देखिए, रो कितनी है, 2 है, ठीक है, 3 हो गई रो, और कॉलम्स कितने हुए, 2 हो गए, ठीक।
अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या है, दोनों इक्वल हो गए, सेम हो गए। देखिए 3 और 3, तो अब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी कि मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है और ये बी है, सो ए बी पॉसिबल हो जाएगा, ए बी हम लोग निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए ये ए बी कैसे आने वाला है। अब मेन हमारा टॉपिक है बच्चों इस ए बी को फाइंड आउट करने का बेसिक कंडीशंस, कि कैसे हम लोग ये ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों आप किसी भी एक करस्पॉन्डिंग रो को पहले पकड़िए, ठीक है। मान लेते हैं हम इस फर्स्ट रो को लेते हैं इस पहले वाले ए से, और इसको उसी के कॉलम्स के अकॉर्डिंग यहां से मल्टीप्लाई करना होता है, रो बाय कॉलम, ठीक है ना। रो बाय कॉलम आप प्रोडक्ट करते हो, समझिए कैसे करेंगे। रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ किया तो 2 इंटू -1 क्या हुआ, -2, ओके। दूसरे वाले एलिमेंट्स को कॉलम्स के उसी कॉलम में दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो 0 इंटू 3 करेंगे बच्चों 0 हो जाएगा। 1 को 2 के साथ करेंगे, यानी कि -1 है 2 के साथ, तो बच्चों -2 हो जाएगा। अब हमारे पास जैसे इधर से खत्म हुआ वैसे यहां से एलिमेंट खत्म हुए, प्रोडक्ट का एक पार्ट A11 कंप्लीट है। लेकिन बच्चों यहां से आप ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक इसके कॉलम्स पॉसिबल हैं। बच्चों आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, पहला एलिमेंट मिला। अब बच्चों इसी फर्स्ट रो को जब आप दूसरे कॉलम से करेंगे तो आपको दूसरा एलिमेंट, अगर और हमारे पास कॉलम होते बच्चों इसी को हम और दूसरे कॉलम्स के साथ करते जाते जब तक कि इसके सारे कॉलम्स के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर लेते, तब तक उस रो को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए सो यहां से आप दूसरे से स्टार्ट करते हैं। 2 को 0 से करिए बच्चों, 2 से साथ 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा सिंपली। फिर उसके बाद ये ध्यान रखिएगा सेकंड वाले को सेकंड से, सो बच्चों 0 को जब आप 5 से करोगे तो 0 हो जाएगा, और -1 को 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इन वैल्यूज को यहां पर अरेंज कर लीजिए। अब जरा आ जाते हैं सेकंड कंडीशंस पे। जैसे ही बच्चों इस रो से सारी कॉलम्स का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया रो बाय कॉलम में, ठीक है ना भाई, रो बाय कॉलम। इस तरीके से देखिए रो बाय कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो रो बाय कॉलम जब पहला इसने इसके साथ किया, पहला एलिमेंट, इसने जब दूसरे के साथ किया, ये सेकंड एलिमेंट, अब आगे है नहीं तो काम कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो आप सेकंड रो को उठाइए और सेकंड रो से उसी तरीके से प्रोडक्ट करिए जैसा प्रोडक्ट आपने बेसिकली यहां पर अप्लाई किया था अभी फर्स्ट वाले के लिए। सो फिर से वही प्रोसेस करना है बच्चों, यहां से सेकंड रो को उठाना है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। जरा देखिए 3 को -1 के साथ तो -3 मिल गया, 1 को 3 के साथ तो 3 हो जाएगा, और बच्चों 4 को करेंगे 2 के साथ तो 8 हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हुआ पहला। अब इसकी रो के दूसरे कॉलम के साथ फिर से वही प्रोसेस करना है। तो जरा देखिए 3 0 के साथ 0 हुआ बच्चों, 1 5 के साथ 1 हो गया, और जब 4 1 के साथ हुआ तो उसका आंसर आपको मिलेगा 4। अब इन सबको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी वही वैल्यू होगी, वही जो मैट्रिक्स होगी बच्चों, वही हमारी फाइनल ए बी मैट्रिक्स होगी, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी। सो देखिए 2 -2 और -2 बच्चों ये मिला -4, यहां पर आपको सिर्फ -1, यहां पर बच्चों 3 और 3 का तो कैंसिलेशन हो गया, लेकिन ये आएगा 8 और यहां पर ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये एक मैट्रिक्स ए बी फॉर्म हो गई। अब बच्चों इसका ऑर्डर जरा देखिएगा, मैंने क्या कहा था भाई, इनको तो सेम होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इनका ऑर्डर कैसे होता है, जो भी ये बचे वाले होते हैं भाई ये इसका ऑर्डर बनाते हैं। देखिए 2 और 2 देन इसका ऑर्डर भी क्या हो गया 2/2। ओके बच्चों, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरीके से मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, किस तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेके इनको सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और बेसिक कंडीशंस है बच्चों, उनको भी समझते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो कि हमारे इस बार के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स के साथ कुछ लिए गए हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर भी आ चुके हैं, उससे पहले भी आ चुके हैं। कुछ उन्हीं इंपॉर्टेंट सम्स को हम लोगों ने यहाँ पर पिक किया है जिससे उनकी प्रैक्टिस कर सकें आप और देख सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये 2 मार्कर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, इसको देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा। इजी वन है, देखिए 2 मार्क बहुत इजीली मिलेंगे इससे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/n का, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए। अब बच्चों इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो उसको मैं यहां लिख लेता हूं 3/n, ठीक, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो एक मैट्रिक्स बी है और उसका बच्चों ऑर्डर आपके पास डिफाइन है। चलिए उस मैट्रिक्स बी को भी मैं इसी तरीके से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है ना। सो यहां पर एक मैट्रिक्स बी है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दे जिससे कि इजी समझ में आ जाए बच्चों। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए, अब इसके एलिमेंट्स क्या है 3/n, और एक हमारे पास मैट्रिक्स बी है, और बच्चों इस मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो आपके सामने है m/5 का। पहले तो क्वेश्चन को मैंने यहां से एक तरीके से नोट कर दिया। अब आपको करना क्या है बच्चों, हमें निकालना है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a - 3b। तो 5 इंटू ए स्केलर, किसी भी स्केलर से जब आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या उसके ऑर्डर में कोई फर्क पड़ता है बच्चों? कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग टू चेंज, है ना, ध्यान रखना है। सो अगर आप इसमें 5 कर दोगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा कि भाई सिर्फ एलिमेंट्स में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट्स के साथ, बाकी अदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो बच्चों मैंने उसको यहां से अरेंज कर लिया 5 है,
और यहीं से अगर हम यहां पर आ जाएं नेक्स्ट वाले में, सो बी के साथ में जरा देखिए ध्यान से भाई, बी वाली मैट्रिक्स में हमारा क्या है, बी के साथ में हमारे पास 3b की रिक्वायरमेंट है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। फर्क क्या पड़ेगा भाई, हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब मैं कह रहा हूं फर्क नहीं पड़ेगा तो बच्चों ऑर्डर की बात कर रहा हूं भाई, इनमें तो फर्क पड़ जाएगा, एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। चलिए, सो यहां से 5 निकाला और 3b निकाला, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा। ओके, अब देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका तो आप श्योरली मतलब ये समझ लीजिए कि सब्ट्रैक्शन होने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम होना बहुत जरूरी है, तभी पॉसिबिलिटीज है, इसका मतलब इनके ऑर्डर तो सेम होंगे। बेसिक इस चीज को समझते हैं ना, हम लोगों ने क्या कहा था, दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, पहली एक इंपॉर्टेंट चीज। और बच्चों एक चीज और समझिए, उन्होंने इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है, किसका, 5a - 3b का, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे एक 2/2 की मैट्रिक्स है, उसको किसी आप 2/2 की मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो जो आंसर मिलेगा बच्चों वो भी एक 2/2 की ही मैट्रिक्स मिलेगा। आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आंसर आपको मिलेगा मैट्रिक्स में, ऑर्डर जो मिलेगा वो भी 2/2 का ही होगा, ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो बच्चों यहां से ये भी आपको 2/2 का ही मिलने वाला है, तो इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि इनका ऑर्डर होना सेम है, ठीक है ना, क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये जो हमारा 3/n है ये इक्वल होगा m/5 के। अब ऐसा अगर है तो देखिए ध्यान से कि ये m की वैल्यू क्या होगी, लुक एट दिस, इस m की वैल्यू बच्चों क्या हो सकती है, जरा आप खुद से सोचिए। m की वैल्यू हमारी हो सकती है भाई, यहां से कंपेयर करने पर m की वैल्यू हो सकती है 3, और बच्चों n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 5। और अगर m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है, तो बच्चों हमारे इसका जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर बनेगा m/n, क्योंकि n हमारा पीछे है, देखिए कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आगे m ही होगा वो, क्योंकि m आगे है तो वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इतना बेसिक समझ सकते हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सिंपली 3/5। ओके, सो ये हमारा जो ऑर्डर देगा 5a - 3b बच्चों, वो 3/5 का ऑर्डर देगा। आई होप आपने क्वेश्चन को बेसिकली समझ लिया, बहुत इजी वन है जिसको आपको समझना है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, यहां से इस कंडीशन को समझिए, इस क्वेश्चन को, इसके बाद इसकी कंडीशन को क्लियर करते हैं कि भाई यहां पर क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, हमें a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और कहा गया है कि वेयर a इज अ 2/2 मैट्रिक्स। बच्चों a हमारी 2/2 मैट्रिक्स है, अब इसके एलिमेंट्स कहां से लाएं, एलिमेंट्स निकालने के लिए हमसे कंडीशंस देखिए दी गई है कि वेयर aij इज इक्वल टू 1 इफ i इज नॉट इक्वल टू j, और बच्चों यहां पर ये है 0 इफ i इज इक्वल टू j। तो चलिए इस मैट्रिक्स a को पहले फॉर्म करते हैं, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर। तो सिंपली a पहले फाइंड कर लेते हैं। सो बच्चों यहां पर a आप बनाओगे किसका, 2/2 का, ठीक है ना, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना है, ऐसा क्वेश्चन ने हमें कंडीशंस दी हैं। जब आप इस 2/2 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो बच्चों यहां पर आपको देखिए क्या लेना होगा, a11 होगा, ठीक है ना, a12 होगा, a21 होगा, a22 होगा, भाई यही 4 एलिमेंट होंगे बेसिकली, ठीक। अब इसके कंडीशंस एलिमेंट्स लेंगे कैसे, वो हमें ये हेल्प करेगा भाई, जो हमको दे रखी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। जब i और j इक्वल नहीं है इस सिचुएशंस में, एलिमेंट की वैल्यू aij की वैल्यू क्या है, 1 है। सिंपली जरा देखिए कहां कहां पे 1 हो सकता है। और बच्चों दूसरी कंडीशन भी समझते चलिए, जब i इक्वल टू j है तो इस सिचुएशन में वैल्यू हमेशा एलिमेंट की क्या है, 0 है। तो बच्चों आपको 1 1 जरा देखिए कब मिलेगा, 1 कहां पे मिल सकता है, जब i और j क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि वो यहां पर 1 मिल सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए i और 1 और 2 है, तो ये वैल्यू 1 हो सकती है। और बच्चों ये जो 2 1 है, यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, यहां पर इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहां पर हमारी i और j की वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन जहां पर बच्चों i और j की वैल्यू सेम है, उसका क्या, वो देखिए, i इज इक्वल टू j इन दिस सिचुएशन, एलिमेंट वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज 0। तो बच्चों ये भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, और ये भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, यानी कि मैट्रिक्स हमारी कुछ इस तरीके से चेंज होकर बनेगी, 0 1 1 0। ओके, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई भाई, a इज इक्वल टू दिस। क्या ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, इस चीज को देखिएगा, वॉच करिएगा और बताइए भाई, समझिए कि क्या इसकी वैल्यू हो सकती है 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ये कहलाएगी, इसको क्या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। सो देखिए ध्यान से, अब बच्चों इसके कंडीशन, वैसे आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह पाएंगे। देखिए उसके लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स a11 है ना, a22, इन सब का क्या होना चाहिए बच्चों, इन सबको हमारा 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी हो पाएंगी। लेकिन वहां पर ये जीरोस हैं, तो आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हमें बच्चों a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, सिंपली
a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। यानी a स्क्वायर निकालने के लिए बच्चों हमें करना क्या होगा, a और a का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा दोनों मैट्रिक्स का। तो इजीली आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट आपने सीख लिया है। ये मैट्रिक्स हो गया हमारे पास a, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय a अगेन। तो a के साथ फिर से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको a बाई a जो है वो फॉर्म हो जाएगा, a इंटू a फॉर्म हो जाएगा। चलिए यहां से इसको भी लिखते हैं 0 1 1 0। और बच्चों ये हमारा a इंटू a, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि हमें a स्क्वायर निकालना है। अब आपको सिंपली इसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं, देखिए क्या कंडीशंस मिलेंगी प्रोडक्ट में इसकी। सो बच्चों जब प्रोडक्ट करेंगे तो वही सेम प्रोसेस है रो बाय कॉलम का। तो 0 0 से होगा 0, 1 होगा तो 1 से 0 प्लस 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 है। इसको जब करेंगे तो 0 होगा, ये 1 से, यानी यहां पर आपको फिर से 0 मिल जाएगा। जब इस वाले कॉलम, इस वाले रो में जाएंगे रो बाय कॉलम में, तो 1 0 के साथ 0 और ये भी पूरा 0 मिलेगा। और बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और फाइनली वो हमारा आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। सो बच्चों ये आपको a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिस तरीके से आप इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपने क्वेश्चंस को, कंडीशंस को समझ लिया था कि किस तरीके से इसको करना है सॉल्व। चलिए कुछ और बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको भी समझते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बहुत, आपने देखा है कि हर एक सैंपल पेपर में लगभग ये क्वेश्चन इन्वॉल्व ही है। हर जगह आपको लगभग ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया ही हुआ है, लगभग क्वेश्चन हर जगह पूछा ही जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स A है, शो करना है दिस, और उसके बाद A इनवर्स फाइंड करना है। यानी कि इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट इसके साथ में उन्होंने लगाया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए हम लोग बेसिकली करते कैसे इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। कंडीशंस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, देखिए प्रूविंग में रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी किसकी, a स्क्वायर की, और a स्क्वायर का मतलब a इंटू a है। सो सबसे पहले तो हम लोग a स्क्वायर निकाल लें। देन आफ्टर 5a, यानी कि a के साथ में एक स्केलर का प्रोडक्ट, और फिर 7i। i बच्चों हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, 1 0 0 1, 2 by 2 ऑर्डर की लीजिएगा, और यहाँ पर 7 से उस स्केलर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब हमको प्रूव करना है किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। चलिए एक एक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर की बात करेंगे, बाद में हम लोग a इनवर्स में जाएंगे। बच्चों यहाँ पहले से a स्क्वायर को देख लीजिए। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। चलिए भाई a को a से प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा। सो ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट, और ये हो गया 3 1 -1 2। तो सबसे पहला वर्क हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो रो को कॉलम के साथ करिए, 3 3 जा, देखिए रो बाय कॉलम होगा सिंपली, जो आपने सीखा है। रो को कॉलम से करेंगे तो 3 3 जा क्या हुआ, 9 हुआ, ठीक है। फिर 1 को -1 से करिए तो -1 हो जाएगा, पहला वाला आपको एलिमेंट मिल गया। फिर बच्चों इसी रो को अभी आपको छोड़ना नहीं है, इस रो को अभी सारे कॉलम्स के साथ करना है सॉल्व, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट कॉलम के साथ किया है, अब इसी रो को बच्चों सेकंड कॉलम से करेंगे। सो 3 1 जा 3 हो गया, और फाइनली 2 को जब करेंगे इसके साथ 1 के साथ तो बच्चों ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी वैल्यू। अब आपका जो सारे कॉलम्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब बच्चों हम लोग सेकंड रो के साथ जा सकते हैं। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस है रो बाय कॉलम का, ठीक है ना। रो को कॉलम के साथ फिर से प्लॉट करिए, तो -1 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा, और बच्चों 2 को करेंगे -1 के साथ, तो यहां पर आपको देखिए रो को कॉलम से, तो 2 को करेंगे -1 के साथ तो माइनस का 2 मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां से फिर से आ जाइए, अभी देखिए एक रो, अभी हमारा एक कॉलम और बाकी है। सो रो को कॉलम के साथ करिए -1 1 के साथ तो -1 हुआ, और बच्चों यहां से 2 को 2 के साथ करिए तो यहां पर 4 हो गया। अब इसकी फाइनल वैल्यू को लिख लीजिए। चलिए यहां पर देखिए फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 8 5, और यहां पर बच्चों हुआ -5, और यहां पर हो गया आपका 3। तो इस तरीके से a स्क्वायर की फाइनल वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर ली कि भाई हमारा सॉल्विंग के बाद a स्क्वायर क्या निकल के आया। तो प्रोडक्ट हम लोग ने क्लियर कर लिया। प्रोडक्ट आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं। सो बच्चों पहली वैल्यू जो इंपॉर्टेंट थी a स्क्वायर की, वो हम लोग ने फाइंड कर ली है 8 5 -3 3। तो ये हमारा a स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आपको। अब जरा क्वेश्चन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग जरा देखिए कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है। सो बच्चों इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही सारा प्रोसेस करिए, क्योंकि इक्वेशन से ही हमें सारे इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो देखिए इक्वेशन हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 7i, और इसे हमें प्रूव करना है बच्चों कि ये 0 के इक्वल आएगा। भाई वो 0 आएगा, वो तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो सारी वैल्यूज को बच्चों एक करके रिप्लेस करते हैं, फिर देखते हैं सॉल्विंग करके कि क्या हमको ये 0 मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं। भाई 0 मैट्रिक्स क्या है वो तो आपको सबको पता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग 0 मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर की वैल्यू 8 5, और नेक्स्ट है -5 और 3, और यहां पर जरा देखिए माइनस का 5a। अब बच्चों 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रहने दीजिए, 5 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए आपको क्या मिलने वाला है।
सो a के साथ 5 को लगातार मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक एलिमेंट। देखिए एक स्केलर का जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ होता है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। यहां पर 15 हो जाएगा, यहां पर बच्चों 5 होगा, यहां पर आपका माइनस का 5 हो जाएगा, और यहां पर बच्चों जब आप करोगे तो 10 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 5a की वैल्यू। अब जरा हम लास्ट वाले में आ जाए, 7i। बच्चों 7 और i 1001, और जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7007। तो इतनी आपको वैल्यूज यहां से मिल जाएंगी। अब बात है इसको फाइनली सॉल्यूशंस की कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी कंडीशंस आगे क्या ये हमको जीरो मैट्रिक्स देगा कि नहीं। सो बच्चों यहां से फाइनल सॉल्विंग की बात कर ले। देखिए यहां से प्लस का ये 8 है और प्लस का 7 है, तो प्लस के 15 और बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 15। देखिए जब ये माइनस जाएगा तो इसको माइनस कर देगा। सो प्लस 15 माइनस 15 क्या हुआ, 0 हो गया सिंपली। 5 माइनस 5 और 0 है तो बच्चों ये भी 0 हो गया। माइनस 5 प्लस 5 आगे 0 तो बच्चों ये भी 0 हो गया। 3 है, ये माइनस का 10 है और वो प्लस का 7 है, तो बच्चों ये भी प्लस का 10 माइनस का 10। तो यानी कि सारे टर्म्स हमारे 0 आ गए। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है हम लोग ने ये तो प्रूफ कर लिया कि भाई ये किसके इक्वल है, 0 के। एबीसी में एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया उन्होंने, ए इनवर्स भी फाइंड करी। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंडीशन किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। बच्चों जब आप ये कंडीशंस को प्रूव कर लेंगे कि 0 के इक्वल है तो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ए इनवर्स इसी की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से, फिर ज्यादा आपको कैलकुलेशन बच्चों नहीं करना है कि कैसे आप इस इक्वेशन की, वैसे तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको आपको लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहां पर आप इसी मैट्रिक्स की हेल्प से ही इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए उसको समझते हैं। यहां पर बच्चों जो इक्वेशन है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स यानी 0 है, ये चीज हम लोग ने प्रूव कर ली है कि ये इसके 0 के इक्वल है। अब हमें निकालना है इसी इक्वेशन की हेल्प से a इनवर्स कैसे निकालते हैं वो समझिए। देखिए वी हैव टू मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बोथ द साइड, दोनों ही साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो बच्चों यहां पर a स्क्वायर है और साथ में a इनवर्स, ठीक। यहां पर ये 5 है, a है, और बच्चों इसके साथ में क्या है, a इनवर्स। मैंने सभी के साथ कर दिया। a इनवर्स से सिंपली सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए दोनों ही साइड में। सो इधर भी कर देता हूं, इस साइड भी कर देता हूं। ओके चलिए भाई प्रोडक्ट का थोड़ा सा काम है तो इसको अच्छे से समझ के करिएगा, नहीं तो ऑर्डर का अगर चेंज हुआ तो सब गड़बड़ होता है। सो 0 इंटू ए इनवर्स, और यहां पर भी मैंने किया या भाई ए इनवर्स, ठीक। चलिए दोनों ही साइड में ए इनवर्स से प्रोडक्ट हो गया, क्लियर। अब जब दोनों ही साइड से बच्चों हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया तो देखिए ए इनवर्स ए स्क्वायर के साथ हुआ, फिर ये ए इनवर्स इसके साथ हुआ, फिर ए इनवर्स 7i के साथ हुआ। तो 7i इंटू ए इनवर्स, और बच्चों यहाँ 0 के साथ होने पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इनवर्स करिए कुछ भी करिए वैल्यू तो 0 ही रहेगी। सो वहां तो कोई फर्क नहीं रहा, वो 0 है। अब बच्चों यहां से कॉन्सेप्ट को समझिए, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स क्या बचेगा, सिंपली ए। यहां पर इस चीज को समझिए, जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो आपका आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई के इक्वल। सो ये हो जाएगा हमारा 5। देखिए इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है, इक्वेशन के चेंजमेंट को समझिए कि आखिर उसमें चेंज कैसे होता जा रहा है। तो ये बच्चों हो गया क्या, 5i, ठीक है ना, ए इनवर्स और ए आई हो गया। अब यहां पर जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7i के साथ में अगर कोई भी मैट्रिक्स यानी i इंटू ए करिए या a इंटू आई करिए बच्चों आंसर a ही आता है। अब चाहे वो अगर आप a इनवर्स कर दीजिए तो आंसर a इनवर्स आ जाएगा सिंपली। तो यहां पर क्या है, i इंटू ए इनवर्स है तो इसका मतलब हो जाएगा ये है हमारा a इनवर्स, 7a इनवर्स, और ये आ गई हमारी वैल्यू 0 की। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों करना क्या है भाई, 7a इनवर्स को आप यहीं होल्ड करिए और इन दोनों को वहां पर लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए कुछ चेंजेस कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका 7a इनवर्स ये तो यही रहेगा, ये 5 उधर जाके प्लस हो गया, और बच्चों a भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको सिंपली इनकी वैल्यूज को पुट करना है बच्चों, यहां पर सॉल्व करना है, बस आपको a इनवर्स मिल जाएगा। देखिए कैसे। सो यहां से बच्चों थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि बेसिक्स आपने यहां तक क्लियर कर लिया कि किस तरीके से बाकी की सॉल्विंग हुई है, किस तरीके से हमने उस इक्वेशंस को यहां तक चेंज किया है, और कैसे इक्वेशन की हेल्प से हम लोग a इनवर्स इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के, बहुत हैवी कैलकुलेशंस की आपको डिमांड नहीं पड़ेगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सो यहां से देखिए 7a इनवर्स है एंड दिस इज इक्वल टू 5i के इक्वल है, यानी 5 और i बच्चों क्या है 1001 सिंपली, और साथ में है माइनस का a। सो a तो आपके पास है, देखिए 3 1 और यहां -1 और 2, तो ये a की वैल्यू रख देंगे। अभी बच्चों 7a इनवर्स इधर ही रहेगा, इसको आप पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 0 0 5 इस तरीके से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब फाइनली हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है कि नहीं, देखिए ऑर्डर सेम है
और ऑर्डर अगर सेम है मैट्रिक्स का तो आप उसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर आपको वहां पर कोई डाउट नहीं होगा सब्ट्रैक्ट करने में। ओके चलिए, तो यहां से ऑर्डर सेम है बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना बाकी है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सिंपली आपको यहां से आगे की वैल्यू को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो यहां पर तो बच्चों 7a इनवर्स है। अब यहां की जब सॉल्विंग देखिए तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 - 1 -1 हो जाएगा। 0 + 1 हो गया तो बच्चों +1 हो गया, और 5 के साथ में जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही प्लस माइनस होंगे। सो 5 - 2 हो जाएगा, तो यहां पर 3 मिल जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई। और 7 को क्या करिए, 7 को उठा के यहां पर डिवाइड में ले आइए। सो फाइनली जब हम लोग डिवाइड करेंगे देन वी हैव टू फाइंड a इनवर्स, और आंसर आएगा 2/7 - 1/7 बच्चों 1/7, और यहां से 3/7। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई बच्चों किसकी, a इनवर्स की। तो आई होप आपने a इनवर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि कैसे हम लोग a इनवर्स को सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम लोग लेते रहेंगे, उनकी कंडीशंस को भी समझते रहेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर कर देंगे उसी क्वेश्चंस के साथ में। चलिए उनको भी लेते रहेंगे और क्वेश्चंस को भी समझाते रहेंगे। बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन है, इसके बेस पर कंडीशंस को भी समझाते हैं पहले, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। बच्चों यहाँ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ठीक है ना, कि हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने आई होप पढ़ी है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे आप कोई मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में, जैसे रो है, देखिए एक मैट्रिक्स इस तरीके की रो है, रो के फॉर्म में है, कॉलम भी है उसमें इस तरीके से 3 5 और 1 2, और यहां पर -1 और यहां पर लेता हूं 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स मैंने ये ली ए, इसमें रो है और ये कॉलम्स है। अब आपको करना क्या है, इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का क्या मतलब होता है भाई, ए ट्रांसपोज। देखिए कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए बच्चों करना क्या होता है, जो आपकी ये रोज हैं, देखिए यहां पर 2 रोज आपको दिख रही है ना, फर्स्ट दिस इज R1 और दिस इज R2। ये जो 2 रोज हैं इनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि आपको सिर्फ इसको क्या है, ये सो रही थी लेटी हुई, इसको सिर्फ खड़ा करना है ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में। कैसे जरा देखिए, तो वही हो जाएगा ट्रांसपोज। भाई जो ये रो थी 1, इसको आप बताइए कॉलम नंबर 1, समझ रहे हैं ना, रो नंबर 1 को बना दीजिए कॉलम नंबर 1, यानी रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में, कॉलम को चेंज कर दे, अपने आप हो जाएंगे वो रोज में। तो उसमें आपको करना नहीं, सिर्फ आप ये देखिए रोज को कॉलम में कर दो, खड़ा कर दो सिर्फ, ठीक। चलिए तो अभी लेटी हुई है, अभी खड़ी हो जाएगी। सो यहां से 3 है, यहां से 5 है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां से रो नंबर 1 और रो नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो 3 है, 5 है, और यहां से -1 है, और सेकंड में हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। सो बच्चों यहां से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, और सिंपली रोज जो हमारी जो यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, अब उनको हम वर्टिकल कर ले रहे हैं, ठीक। चलिए सो 3 5 -1, यहाँ पर 1 2 और 4, इस तरीके से जब आप इसको कर लेते हो तो बच्चों ये क्या मिली, ये जो मैट्रिक्स मिली ये ए ट्रांसपोज, यानी ये हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। इसी को कहते हैं किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। इसी पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। आई होप ट्रांसपोज आपने क्लियर किया, सिंपली रो को कॉलम करना है बस। देखिए ये हमारी रो थी, सिंपली मैंने उसको कॉलम 1, रो 1 को करना है कॉलम 1 में कन्वर्ट। बच्चों जो रो 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम 1 में, रो 2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम नंबर 2 में। सिंपली उससे जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वही हमारी क्या बन जाएगी, वही हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बच्चों इसी से 2 कॉन्सेप्ट और निकल के आए, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी समझते चलिए। कॉन्सेप्ट बच्चों ये निकल के आया कि हमारे पास इसी से रिलेटेड 2 टर्म्स आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, है ना। 2 कॉन्सेप्ट यहां से बनते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, उसकी कंडीशन को समझिएगा। यहां पर जो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वहां पर जब आप ए ट्रांसपोज निकालें और वो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के ही इक्वल हो जाए, समझिएगा भाई, ज्यादा उबिए नहीं, जल्दी जल्दी समझते जाइए, कंडीशंस को क्लियर करते जाइए, बहुत जल्दी टाइम से हो जाएगा। और बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है, मार्क्स मिलने वाले हैं भाई आपको, तो आपको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, बहुत जल्दी छोड़ेंगे, बस परेशान मत होइए। ये ट्रांसपोज अगर किसके इक्वल है, ए के, सो ये तो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक है ना। इसको तो आप सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज करते हैं और बच्चों वो किसके इक्वल हो जाए, -a के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जिसका यहां पर यूज होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं बच्चों जल्दी से, और यहां से अपने क्वेश्चन को क्लियर करने के साथ इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर कर देंगे। बच्चों क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। देखिए आपने कॉन्सेप्ट स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का समझ लिया ना। सिंपली अगर आप एक ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का, और क्या हो, ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए, ये सिमेट्रिकल है, पहली कंडीशन।
और आपने अगर एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला लेकिन वो माइनस ए के इक्वल हो जाए तो बच्चों ये क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ये दो बेसिक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। और ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो सिखा दिया। देखिए क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन किया गया है कि एक मैट्रिक्स ए है 0 और यहां पर 1 -2 और ये -1 0 3 और यहां पर x है, यहां पर -3 है और बच्चों यहां पर ये 0 है। यानी ये मैट्रिक्स हो गई ए, जो कि कमल जी ने कानपुर से क्वेश्चन किया है भाई कि एक मैट्रिक्स ए है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि इस कंडीशंस को फॉलो कर रही है, समझिए। यानी जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करने पे बच्चों क्या करोगे भाई, जो रोज यहां पर सो रही हैं उनको सिर्फ कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। तो 0 1 -2 और -1 0 3 और x -3 0, बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा। तो बच्चों ए तो आपके सामने है और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ध्यान से, 0 -1 और 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा और बच्चों यहां पर 0 होगा और यहां पर -3 होगा। और यहां पर जब आप करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी माइनस का x, ठीक है, और यहां से हो जाएगा 3 सिंपली और यहां पर हो जाएगा 0। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है। सो बच्चों देखिएगा ध्यान से भाई, x की क्या वैल्यू हो सकती है। अब आपको आंसर देना था कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये क्या गया है कि जो मैट्रिक्स A है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो मैंने स्क्यू सिमेट्रिक थी, इस कंडीशन को यूज कर लिया बच्चों कि A ट्रांसपोज -a के इक्वल होता है। मैंने A ट्रांसपोज को -a के इक्वल कर लिया क्योंकि कंडीशन कहती है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा। और बच्चों जब आप उसको सॉल्व करोगे सो देखिए यहां से x आप कंपेयर कर लीजिए क्योंकि ये तो मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहां पर x किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 2 होगी। तो इस तरीके से आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए फाइनल क्वेश्चन को बच्चों लेते हैं और बस यहीं से क्लास में अपनी एंड करेंगे और सारे बेसिक्स आपको जो मैंने यहां तक के सारे थे वो बच्चों कंप्लीट कर दिए। आई होप आपने सारे बेसिक क्लियर किए होंगे। एक लास्ट कंडीशन है बच्चों, a इंटू बी मैट्रिक्स का हमें क्लियर करना है। चलिए उसको भी क्लियर करते हैं, चलिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ए बी की होती है, इसलिए फाइनली हम लोग ए बी से ही क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं। सोचो यहां से ए बी निकालना है, सिंपली ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, ऑर्डर पहले डिसाइड कर लीजिए कि भाई ये पॉसिबल है भी कि नहीं, मैट्रिक्स ए इंटू बी का होना पॉसिबल है तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर रो कॉलम और रोज सेम नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 रोज है बच्चों, 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 का ये है और ये 3/3 का है। सो देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि जो इसकी जितने कॉलम है रो की इक्वल होनी चाहिए, जो कि है। तो बच्चों ये सिंपली जो है मल्टीप्लाई इसका हो सकता है, पॉसिबल है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपली इसके एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। रो को कॉलम से करना है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। 0 को करेंगे बच्चों 0 मिलेगा, सी को करेंगे तो ये हो जाएगा ABC, ठीक है, इसको लिख दिया। फिर बी को करिए, देखिए माइनस का ABC, क्लियर। अब इसी रो को बच्चों करते रहना है, कब तक, जब तक कि सारे कॉलम्स के साथ आप करने ले भाई, रो बाय कॉलम, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, रो को कॉलम के साथ। तो चलिए दूसरे कॉलम के साथ प्रोडक्ट करिए, तो 0 के साथ करेंगे 0 होगा, नेक्स्ट सी के साथ करेंगे तो बच्चों यहां पर b² हो जाएगा, ठीक, b² हो गया। और थर्ड माइनस के साथ करेंगे तो बच्चों ये माइनस का b² हो जाएगा। फाइनली अभी हमारे पास और कॉलम बाकी है, तो बच्चों देखिए इस बार हमें तीसरे तक जाना पड़ेगा, यही ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट। इसीलिए तो ये तो 0 हो गया फर्स्ट, सेकंड में सी वाले को इससे करेंगे तो ये b² हो जाएगा, ये bc² हो जाएगा क्योंकि बच्चों सी का हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो bc² हो गया। और फाइनली जब माइनस बी को इसके साथ करेंगे तो माइनस का bc² हो जाएगा। तो पहला आपको इस तरीके से कंडीशंस क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों इसी तरीके से हमें सेकंड वाले को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट इसी को भी क्लियर कर ले और आपका प्रोडक्ट भी इसी के साथ क्लियर हो जाएगा। बच्चों बी को जब इसके साथ करेंगे, देखिए फर्स्टली तो a² b हुआ फर्स्ट, फिर बच्चों माइनस को a के साथ करिए, देखिए तो माइनस का a² b हुआ, फाइनली फिर 0 हो गया, तो ये तो हमारा यहीं से कंप्लीट हुआ। फिर इसी को सेकंड वाले के साथ आ जाए, सो b को इसके साथ करेंगे तो बच्चों ab हो गया, फर्स्ट ab और भाई b के साथ भी तो होगा तो b²। और बच्चों माइनस a को करेंगे इसके साथ तो माइनस का b²a, क्लियर। और 0 के साथ करेंगे तो फिर से 0, तो यहां पर ये टर्म 0 आ गया। अब फाइनल वाले एलिमेंट से कर ले। सो बच्चों क्योंकि फाइनल एलिमेंट यहां पर निकालना है, थर्ड वाले कॉलम्स के मिलेगा, थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से रो बाय कॉलम में। सो 0 b होगा किसके साथ, ac के साथ, तो मिला abc। उसके साथ बच्चों माइनस का a है, वो हुआ इसके साथ तो माइनस का abc, और फाइनली क्या है वो तो 0 है एलिमेंट, तो वो 0 हो जाएगा, क्लियर। चलिए
सो यहां से इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब कंडीशन को समझिए। देखिए कुछ कैंसिलेशन है बच्चों, पॉसिबल कर दीजिए। देखिए ये कैंसिलेशन है, यहां पर ये कैंसिलेशन है, यहां पर ये बच्चों कैंसिलेशन है, सारा तो कैंसिलेशन में ही जाने वाला है, यानी सब के सब कैंसिल्ड हो रहे हैं। सो बच्चों इतना सारा प्रोडक्ट किया लेकिन सारे कैंसिल्ड हो गए। सो ए बी की वैल्यू हमारी क्या गई बच्चों, जीरो मैट्रिक्स मिल गई, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे आ गए, जीरो ही मिल गए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आपने किया उसका आंसर बशर्ते जीरो आया, लेकिन प्रोडक्ट आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से करना होता है। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं तक, भाई टाइम हमारा हो चुका है कंप्लीट। हम लोग ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन ले सकते थे, पॉसिबिलिटी बेसिक्स आपको बता सकते थे, वो सारे बच्चों बताए हैं। आई होप आपने पूरी कंडीशंस को अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा और आज की इस मैट्रिक्स की क्लास को अच्छे से वॉच किया होगा। बच्चों अगर आपके कोई डाउट हुआ करें तो आप अपने डाउट जो है इस तरीके से हमारे queries@katyanaacademy.com में भेज सकते। इसके अलावा बच्चों ऐप पे भी ऑप्शन है, वहां पर डाल देंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट शेड्यूल आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।